हेलो स्टूडेंट्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले हमें ये जो दो बेसिक डेफिनेशन जो मैंने सामने लिखी हुई है इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, पहला लिखा हुआ मैंने होमोजीनियस पॉलिनोमियल एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस पॉलिनोमियल। तो होमोजीनियस पॉलिनोमियल क्या चीज होती है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हर एक टर्म की जो डिग्री है वो सेम रहनी चाहिए, रिमेन सेम। A polynomial in which degree of all terms remains same is called homogeneous polynomial। अब इसका क्या मतलब है जरा समझे। अगर किसी पॉलिनोमियल में हर एक टर्म की डिग्री सेम रहे, डिग्री हर एक टर्म की का क्या मतलब होता है? जैसे मैं एक सिंपल सा पहले एक्सप्रेशन लिखता हूँ फिर उससे एक्सप्लेन करूंगा। 2x² माइनस 3xy² प्लस 4y³ प्लस 5x⁻³ ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा है। इस पॉलिनोमियल को देखेंगे तो इसमें x और y की जो पावर्स है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो है x और y। ये 2 3 4 5 जो आगे कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई में है, दे आर नॉट वेरिएबल, दे आर कॉन्स्टेंट्स। तो टर्म की डिग्री का मतलब होता है हर एक उस टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर का सम। तो पहले वाली जो टर्म है उसमें हमारे पास वेरिएबल है x और y और इनकी पावर 2 और 3 है, उनका सम करें तो 3 आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसकी डिग्री हम कहेंगे 3 है। इसी तरह से सेकंड वाली टर्म के अंदर x की पावर 1 है और y की पावर 2 है। तो इसका मतलब जो वेरिएबल्स की पावर का सम है वो है हमारा 3। तो ये भी 3 आ रहा है। इसी तरह से थर्ड वाली टर्म में x तो है ही नहीं, तो मतलब x की पावर 0 है और y की पावर 3 है। तो x और y की जो पावर्स है उनका सम देखिए वहां पर भी 3 है और लास्ट वाली टर्म में भी। अगर ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें हर एक टर्म का डिग्री सेम रहे, डिग्री टर्म का मतलब होगा उस टर्म में जो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में है उन वेरिएबल्स की पावर का सम। अगर वो सब में कांस्टेंट है, इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल जो है हमारा होमोजीनियस पॉलिनोमियल है। तो ये जो फर्स्ट वाला मैंने पॉलिनोमियल लिखा है इसको आप बोल सकते हो कि ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2। ये सेकंड डिग्री का होमोजीनियस पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल अगर मैं लिख के देखूं, डिग्री 2 का अगर मुझे पॉलिनोमियल लिखना है होमोजीनियस, तो देखिए इस तरह से लिख सकता हूं मैं 3x² माइनस xy माइनस 4y²। अगर इसको देखें तो इसमें x की पावर 2 है और y की पावर है 0। तो डिग्री हुई पहली टर्म की 2, सेकंड टर्म में x और y की जो पावर्स है उनका सम करेंगे तो 2 आ रहा है। थर्ड वाली टर्म में भी x की पावर 0 है, y की पावर 2 है, तो पावर्स का सम यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो वेरिएबल की जो पावर्स है उनका सम हर एक टर्म में कांस्टेंट है, तो इस सेकंड वाले को भी बोल सकता हूँ कि ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल है और डिग्री 2 का होमोजीनियस पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3x माइनस 4y प्लस 7z, ये हमारा पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल में, मगर हर एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उनकी पावर का सम देखेंगे तो 1 है। तो इसको आप बोल सकते हो कि होमोजीनियस पॉलिनोमियल है डिग्री 1 में। वेरिएबल 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो हर एक टर्म में जो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में है उनकी पावर का सम अगर कांस्टेंट आ रहा है तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस पॉलिनोमियल। अगर वो सेम नहीं आ रहा, नॉट सेम, इफ द इन ए पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ ऑल टर्म्स आर नॉट सेम, सभी टर्म्स की डिग्री सेम नहीं होने का मतलब किसी एक की भी डिग्री कम या ज्यादा है। अगर मान लीजिए किसी एक्सप्रेशन में 5 टर्म्स हैं, 4 की डिग्री सेम है, एक की भी डिफरेंट है, तो भी उसको हम कहेंगे कि वो हिट्रोजीनियस है। हिट्रोजीनियस पॉलिनोमियल का मतलब सारी टर्म्स की डिग्री सेम ना होना। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 2x² माइनस 4xy प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 3y। ये देखिए ये एक मैंने पॉलिनोमियल लिखा है। इस पॉलिनोमियल में देखिए फर्स्ट टर्म की जो डिग्री है वो है 2, x² आ रहा है, y की पावर 0 है, तो डिग्री हो जाएगी 2 प्लस 0 दैट इज 2। सेकेंड वाली टर्म में x और y की जो पावर्स है उनका सम देखिए 2 आ रहा है, मगर थर्ड टर्म में y की पावर 1 है और x वहां पे नहीं है, मतलब x की पावर 0 है। तो इस थर्ड वाली टर्म की जो डिग्री है वो है 1। अगर किसी एक सिंगल टर्म की डिग्री भी डिफरेंट हो तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस पॉलिनोमियल।
तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये हेट्रोजीनियस पॉलिनोमियल का है। हमने जो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन लिखी थी, जैसे यहाँ पे लिखूं मैं 2x² माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की नहीं, मैं जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की बात करूं, ये तो पता नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी या नहीं। मैं एक जर्नल इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x² माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल लिखा है। अगर इसको मैं इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये देखिए ये भी हिट्रोजीनियस है, यहां से लेके यहां तक पहली तीन टर्म जो है इनकी डिग्री है 2, और उसके बाद ये जो दो टर्म है माइनस 2x प्लस 5y, इन दोनों टर्म्स की डिग्री है 1, और यहाँ पर कांस्टेंट पड़ा है अकेला, वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल्स की पावर 0 है, तो ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है इसकी डिग्री है 0। तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल है ये भी हिट्रोजीनियस पॉलिनोमियल है, और अगर इसको मैं से 0 करके इज इक्वल टू लिख दूं तो बोल दूंगा ये हिट्रोजीनियस इक्वेशन है। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, उस पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल के साथ इक्वेट करो या इक्वल टू कुछ कांस्टेंट या 0 ले लो, तो उसको हम कह देते हैं हिट्रोजीनियस, सॉरी उसको बोल देते हैं इक्वेशन। तो अगर ये जो ऊपर लिखी हुई है ये पॉलिनोमियल्स को मैं इक्वल टू 0 या इक्वल टू सम कॉन्स 0 करूं यहाँ पे ये, तो होमोजीनियस के लिए मुझे यहाँ पर इसको 0 के इक्वल ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको 0 की बजाय किसी और के इक्वल करूंगा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी। सपोज कीजिए अगर मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू 0 की बजाय 2 लिख दिया तो ये होमोजीनियस नहीं रही अब, क्योंकि इसमें इस टर्म की जो डिग्री है वो है 1। अगर यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, सॉरी, अब अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो इसकी डिग्री 0, और इन तीन टर्म्स की जो लेफ्ट साइड में है इनकी डिग्री है 1, तो ये हिट्रोजीनियस बन गया। अगर यहाँ पे जो कांस्टेंट है 2 की बजाय 0 होगा, फिर इसको मैं होमोजीनियस इक्वेशन कह सकता हूँ, क्योंकि इसके साथ मैं ये मान सकता हूँ डिग्री x की पावर 1 लिखने में कोई बुराई नहीं है कि यहाँ पर x की पावर 1 है, लिखने में तो 2 भी बुराई नहीं है, मगर इसको हम 0 लिखेंगे तो ये मान सकते हैं कि यहाँ पर भी x की पावर 1 साथ में आ सकता है। तो अगर कांस्टेंट, अगर टर्म हमारी 0 है उसमें इक्वेशन में, और बाकी सारी टर्म्स की डिग्री सेम है, तो वो जो इक्वेशन होगी उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन कह सकते हैं। ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल थे, और होमोजीनियस पॉलिनोमियल को सिर्फ और सिर्फ 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो वो होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अगर होमोजीनियस पॉलिनोमियल को किसी नॉन जीरो के साथ इक्वेट कर दोगे तो वो कोई गारंटी नहीं है कि वो होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी। तो इस तरह से ये हमारे पास हिट्रोजीनियस पॉलिनोमियल है, इसको आप 0 के साथ इक्वेट करो चाहे नॉन जीरो के साथ इक्वेट करो, ये हिट्रोजीनियस ही रहेगा। अगर सिंपल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो हिट्रोजीनियस पॉलिनोमियल, अगर इज इक्वल टू 0 या 1 या 2 लिख दूंगा तो ये हिट्रोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। तो ये था जो होमोजीनियस पॉलिनोमियल ये इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में, हिट्रोजीनियस पॉलिनोमियल ये इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हमने बात की। अब इसका यूज क्या है, देखिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, देखिए हमने लास्ट लेक्चर में पेयर ऑफ लाइंस के बारे में बात की थी, उसमें हमारे पास पेयर ऑफ लाइन में कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होता था। मैं एक बार आपको प्रीवियस पेज पे ले जाता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस टाइप का एक एक्सप्रेशन होता था, जिसको जर्नल फॉर्म में लिखे तो कुछ ऐसे लिखते थे ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है ये हिट्रोजीनियस है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट थ्री टर्म्स की डिग्री 2 है, नेक्स्ट टू टर्म की डिग्री 1 है, और इस टर्म की डिग्री 0 है। तो ये जो हिट्रोजीनियस इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसके लिए हमने कहा था भाई डेल्टा पहले फाइंड आउट करो, जिसका मतलब था ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² एंड माइनस CH²। ये अगर हम फाइंड आउट करें वैल्यू, और डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आए, तो ही हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है सेकंड डिग्री x और y में, ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है। अगर डेल्टा 0 नहीं है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होगी, तो ये किसी एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला की इक्वेशन हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल होमोजीनियस पॉलिनोमियल या होमोजीनियस और इक्वेशन के बारे में,
यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस by² इज इक्वल टू 0। इट इज होमोजीनियस पॉलिनोमियल, या सॉरी इक्वेशन, नॉट पॉलिनोमियल, इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है इसलिए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस by² इज इक्वल टू 0, ये मैंने एक होमोजीनियस इक्वेशन ली है सेकंड डिग्री की एक्स और वाई में। मैंने ये जो जर्नल इक्वेशन थी उसकी ये पीछे की जो टर्म्स थी जिसकी डिग्री 1 और 0 थी, ये तीनों टर्म छोड़ दिए। इन तीनों टर्म को छोड़ के मैंने सिर्फ आगे की 3 टर्म लिखी हैं जिनकी डिग्री 2 थी। अब ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का एक्स और वाई में। तो प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी कि अगर हमें इस तरह से रिलेशन दिया जाए एक्स और वाई में, होमोजीनियस पॉलिनोमियल इक्वेशन सेकंड डिग्री एक्स और वाई में, वो 100% रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को पासिंग थ्रू ओरिजिन। मीन टू से यहाँ पर हमें डेल्टा को चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो जीरो है या नॉन जीरो है। यहाँ पे ये 100% गारंटी है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होगी। और दूसरी बात, इस बात की भी गारंटी है कि वो जो दोनों लाइंस होंगी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 यानी कि ओरिजिन ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। अब इस बात की गारंटी कैसे है इन दोनों बातों की कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंफर्म है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 है? देखिए, इसको पता करने का सिंपल सा तरीका है। हमने जो जर्नल इक्वेशन के लिए रूल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था अगर हमारा ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्र माइनस bg² माइनस ch², अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो ही ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। मगर आप इसको जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि इस वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यानी कि g वो 0 है, y का कोफिशिएंट दैट इज f वो भी 0 है, y वाली टर्म इसमें नहीं है, और कांस्टेंट टर्म ये भी 0 है। अगर हम इस वाली इक्वेशन जो हमने लिखी है होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, इसको अगर इस पीछे वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो मैंने ये पीछे वाली 3 टर्म हटा दी हैं। ये पीछे वाली 3 टर्म कम हटाने का मतलब है कि इसमें x वाली टर्म नहीं है, y वाली टर्म नहीं है और c भी नहीं है। अगर x वाली टर्म नहीं है तो x का कोफिशिएंट, इसका मतलब ये 2g 0 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 2f वो भी 0 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म भी इस वाले एक्सप्रेशन में 0 है। अगर f g और c तीनों वैल्यूज इसमें 0 हैं तो इसकी वजह से देखिए, अगर abc को देखोगे तो c 0 होने की वजह से ये 0 होगा, एफ जी एच में f और g दोनों 0 हैं इस वजह से ये भी 0 होगा, इसमें f की वजह से ये 0 होगा, g की वजह से ये bg² 0 होगा और c की वजह से ch² भी 0 होगा। तो इसमें 100% श्योर है कि a b और h जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा की वैल्यू 100% श्योर 0 ही आएगी। इसका मतलब सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल सॉरी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन अगर हमें x और y में दी जाए तो हम कह सकते हैं कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन होगी। जैसे यहां लिख दूं मैं 2x² माइनस 5xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए मैंने होमोजीनियस इक्वेशन लिखी है x और y में, तो इसके अंदर मुझे डेल्टा को देखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा बोल सकता हूँ कि ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन ही है। अब उस पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना भी यहाँ बहुत आसान होता है। अगर ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है, गारंटी है, अगर मुझे उन दोनों लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो देखिए सिंपल, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करते थे उसकी हेल्प से आप इसे कर सकते हो। देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ, सम चाहिए -5, प्रोडक्ट चाहिए -6, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2x² माइनस 6xy प्लस xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन निकाल सकता हूं, देखिए 2x मिलेगा x माइनस 3y, सेकंड और थर्ड में से y कॉमन निकाल के वही सेम x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो देखिए x माइनस 3y इंटू 2x प्लस वाई, ये हमें मिल रहा है इज इक्वल टू 0। तो ये हमें दो लाइंस की इक्वेशन मिल रही है। देखिए, एक लाइन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और ये दोनों लाइन देखिए ओरिजिन में से पास भी कर रही हैं, दोनों लाइन में कांस्टेंट टर्म 0 है तो दोनों लाइन ओरिजिन में से पास भी कर रही हैं।
मगर वो तुम एग्जाम्पल से मैं बोल रहा हूँ कि ओरिजिन में से पास कर रही है, ये तो एक वेरिफिकेशन हो गया। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो हमें दोनों पेयर ऑफ लाइंस मिलेंगी वो ओरिजिन में से ही पास करेंगी? उसके लिए भी हमारे पास कंफर्मेशन है। हमने मेथड किया था कि अगर दोनों ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो ये दो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी होती थी। एक तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो मैं यहां से फाइंड आउट करूंगा तो 2ax प्लस 2hy, 2 कॉमन निकाल के चलिए इसको इस तरह से लिख लेता हूं। और इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 2hx प्लस by। अब आप अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखें तो आपको x और y की वैल्यू 0 और 0 के अलावा कुछ और नहीं मिलेगी। तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन इन x और y, इसकी गारंटी है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन होगी। दूसरी बात, इस बात की भी गारंटी है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 होगा। तो ये दो काम अब आपको नहीं करने हैं। जब भी आपको ऐसी होमोजेनियस इक्वेशन दी जाए तो इसमें हमें डेल्टा को चेक करने की जरूरत नहीं है। बिना चेक किए सीधा बोल सकता हूं कि ये पेयर ऑफ लाइन है। उसके बाद उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर कोई पूछे तो वो भी मुझे इस मेथड से ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा बोल सकता हूँ कि भाई ये पेयर ऑफ लाइन है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन ही होगा। तो ये बहुत दो बातें कंफर्म है जो कि हमारी नॉन होमोजीनियस में कंफर्म नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट थिंग देखिए, वहां पर जो कंडीशंस थी, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी एज इट इज एप्लीकेबल हैं। पहली बात जो हमने कही कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये तो कंफर्म है। मगर ये लाइन कैसी होंगी? होम पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, इमेजनरी? उसके लिए हमारी कंडीशन वही है। बाकी सारी प्रॉपर्टी वही सेम, हमारी जो प्रॉपर्टी हमने नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ी थी, वही सेम हमारी यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी। मीन टू से अगर h² माइनस ए बी 0 है तो वहां पर हम पहले सॉरी पॉजिटिव ले लेता हूं। अगर h² माइनस ए बी पॉजिटिव है तो ये जो दो लाइंस आती थी उसमें हम लिखते थे नॉन पैरेलल रियल लाइन। तो यहाँ पर भी वही है कि ये जो हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन से हमने लिखा हुआ है, यहाँ से ये दो लाइन जो हमें मिलेंगी h² माइनस ए बी अगर पॉजिटिव है तो वो लाइन दोनों कैसी होंगी? रियल एंड नॉन पैरेलल। यानी कुछ इस तरह से लाइंस हमें मिलेंगी, ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा केस, अगर h² माइनस ए बी 0 हो जाए, थोड़ा सा चेंज यहाँ पर आ जाएगा। जब हम नॉन होमोजेनियस या हेट्रोजीनियस की बात करते थे तो हम यहाँ पर कहते थे रियल एंड पैरेलल। h² अगर ए बी के इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो जाती थी। मगर यहाँ पर एक चीज और नोटिस कीजिए, लाइन जैसी भी होंगी, पैरेलल नॉन पैरेलल, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 होगा। मीन टू से दोनों लाइन ओरिजिन में से पास करेंगी। अगर कोई दो लाइन एक ही पॉइंट में से पास कर रही हैं और पैरेलल भी है तो वो लाइन अलग अलग नहीं हो सकती, वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। यानी इस केस में जब h² इज इक्वल टू ए बी होगा तो लाइंस आर रियल एंड पैरेलल वर्ड हटा के, इस पैरेलल वर्ड को हटा के इसकी जगह हम लिख देंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग यानी कहने का मतलब ये है, एक्चुअल में उस केस में ये लाइन जो आपको मिलेंगी ना, वो दो नहीं एक ही लाइन होगी जिसकी इक्वेशन को दो बार लिखा हुआ होगा। जैसे कि x² माइनस 4xy प्लस 4y² इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। अब इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है 4 और h की वैल्यू है -2। अब अगर हम h² माइनस ए बी को देखें तो यहाँ पर ये 0 आ रहा है। h² की वैल्यू भी 4 और ए बी की वैल्यू भी 4। इसका मतलब ये जो हमारे पास है ये दोनों लाइंस ओवरलैपिंग होंगी। मगर ध्यान से देखो, ये हमारा जो बन रहा है वो x माइनस, यहाँ पे ये जो हमें रिलेशन मिल रहा है वो मिल रहा है x माइनस 2y का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से जो पहली लाइन आएगी वो भी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0
और दूसरी लाइन भी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। तो इसको आप दो लाइन बोलो ओवरलैप कर रही है, या एक ही लाइन को दो बार लिखा हुआ ऐसे बोल दो, तो एक ही मीनिंग है इसका। तीसरी बात सेम जो वहां पर भी एप्लीकेबल थी यहाँ पर भी होगी। अगर एच स्क्र माइनस ए बी की वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में रियल लाइन नहीं मिलेंगी, इमेजिनरी लाइंस आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर एच स्क्र माइनस ए बी नेगेटिव है तो हमारी जो लाइंस हमें मिल रही हैं वो इमेजिनरी होंगी। उसमें जब आप इसको यहाँ से फैक्टराइज करोगे तो इन टर्म्स ऑफ आइटा वो आंसर एक्स और वाई के अंदर रिलेशन मिलेगा, तो वो रियल लाइंस नहीं होंगी। तो ये जैसे तीन प्रॉपर्टीज हमारी थी, वैसे ही जो आगे की प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम रहेंगी। देखिए, जो नॉन होमोजीनियस यानी कि हेट्रोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हमने जो बातें पिछले लेक्चर में की थी, वही सारी की सारी बातें यहाँ पर सेम एप्लीकेबल है। अगर हमें उन दोनों लाइन की स्लोप ढूंढनी है तो उसके लिए सेम वही इक्वेशन जो वहां पे यूज करते थे, बी एम स्क्र प्लस 2 एच एम प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये इसमें भी एप्लीकेबल होगी। अगर उन दोनों लाइंस के बीच में जो एक्यूट एंगल है अगर वो थीटा मान लें, तो टेन थीटा को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला वहां था, टेन थीटा इज इक्वल टू 2√(h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी), जो नॉन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस वाली इक्वेशन के लिए था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए था, वही यहाँ पे लगेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और इस थर्ड वाली प्रॉपर्टी से हमने तीन बातें लिखी थी कि अगर h² इज इक्वल टू ए बी है तो लाइंस पैरेलल होंगी, एच ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 है तो लाइन परपेंडिकुलर होंगी। देखिए, और अगर एच 0 है तो दोनों लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगी। तो सारी कहानी यहाँ तक की सेम रहेगी। ये जो चार तीन प्रॉपर्टीज हैं, स्लोप के लिए, एंगल के लिए, और ये पैरेलल और परपेंडिकुलर वगैरह की जो कंडीशन है, ये सेम एज इट इज, इसमें कोई अंतर नहीं। एक एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यहाँ पे और आएगी। अगर हमें दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन ढूंढनी हो, दोनों लाइन जो हमें गिवन लाइन है उनके अगर एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो आप इसमें यहाँ पे एक और मेथड है, जो एक मेथड तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में हमने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करने का मेथड पढ़ा था। यहाँ पर एक और मेथड है जिसमें अगर आपको ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन दे रखी है, आपको उन दोनों लाइन की इक्वेशन को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें बिना सेपरेट किए ही उन दोनों लाइंस के जो एंगल बाइसेक्टर है उनकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये एंगल बाइसेक्टर एक्यूट एंगल वाला हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो गया। आप इन एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन इस मेथड से भी, इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो। x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। ये फार्मूला भी हमारा एंगल बाइसेक्टर को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा। मगर यहाँ पर जो एंगल बाइसेक्टर हमें मिलेंगे वो अलग अलग नहीं मिलेंगे, वो भी पेयर ऑफ लाइन की फॉर्म में ही मिलेंगे। अभी जैसे हमने एग्जांपल किया, जैसे मैं इसको उस एग्जांपल को दोबारा लिख लेता हूँ। हमारे पास था 2x² माइनस 5xy माइनस 6y, सॉरी माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है। ये दो लाइंस हैं हमारे पास L1 और L2, जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा 0,0 ही होगा। अब हमें अगर इन दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, ये एंगल बाइसेक्टर्स है हमारे इन दोनों लाइंस के, डेफिनेटली ये भी इस पॉइंट 0,0 में से ही पास करेंगे, तो इन दोनों की इक्वेशन भी होमोजीनियस ही होगी, सेकंड डिग्री। अब अगर मुझे दोनों एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए हमारे पास एक तो मेथड है पुराने वाला जो हमने किया हुआ है स्ट्रेट लाइन के अंदर। उसमें हम क्या करते थे, उसके लिए हमें इन दोनों लाइंस की सेपरेट इक्वेशन चाहिए होगी, दोनों लाइन की इक्वेशन अलग अलग हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ा, जैसे अभी हमने किया था 2x² माइनस 6xy प्लस xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0 करके, 2x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 3y। ये दोनों लाइन की इक्वेशन हमने अलग अलग अगर फाइंड आउट कर ली, ये मान लो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 फर्स्ट लाइन है, और L2 x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 ये सेकंड लाइन है। अब अगर मुझे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर चाहिए,
एंगल बाइसेक्टर्स। तो उसकी इक्वेशन निकालने का जो पुराना मेथड था वो था हमारा 2x प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू सेकेंड लाइन की इक्वेशन के साथ प्लस माइनस एक्स माइनस 3y अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र दैट इज रूट ऑफ 10 आ जाएगा। अब यहां से इसको √5 को देखो √10 के साथ कैंसिल आउट करके यहां पर मिल जाएगा √2। अगर अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे एक मिनट इक्वेशन चेक कर लें कोई मिस्टेक ना हो गई हो। x माइनस 3y एक्स माइनस 3y बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों लाइन की इक्वेशन से अगर हम इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना चाहें, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके, तो ये इक्वेशन मिलेगी √2 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस 3y। तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। प्लस लेके जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो आ जाएगी, देखिए 2√2 माइनस 1 इंटू एक्स और यहाँ पे √2 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और जब माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो 2√2 प्लस 1 इंटू एक्स और माइनस सॉरी प्लस यहाँ पे √2 माइनस 3 इंटू वाई, ये हमें मिल जाएंगी दोनों लाइन एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन सेपरेट। मगर ये दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट करने का जो दूसरा मेथड है वो इतना लंबा नहीं है, वो बहुत ही छोटा है। मगर उसमें फर्क ये रहेगा कि यहाँ पे जैसे आपको दोनों एंगल बाइसेक्टर B1 और B2 अलग अलग मिले, अब जो फार्मूला मैं यूज करूंगा उससे हमें एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे मगर सेपरेट ना होके कंबाइंड यानी कि मल्टीप्लाइड फॉर्म में पेयर ऑफ लाइन की फॉर्म में मिलेंगे। तो उसके लिए देखिए मैं ये इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, 2x² माइनस 5xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। ये अगर दोनों, ये हमारे पास लाइंस की इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये अगर हमारी पेयर ऑफ लाइन जो है उनकी इक्वेशन है, ये L1 और L2 की इक्वेशन है। और अगर हमें एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए, ये दोनों, तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई दोनों लाइन को सेपरेट नहीं करना है, सिंपल ये फॉर्मूला हमारे पास है x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। बस इसे अप्लाई कर देना है। इसे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस y² अपॉन a माइनस b दैट इज 2 माइनस ऑफ माइनस 3 विच इज 5 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एच की वैल्यू है हमारी -5/2। तो यहां से देखिए ये हमें मिल जाएगा नीचे भी 5 और ये इस 5 से कैंसिल आउट करके x² माइनस y² इज इक्वल टू -2xy ये मिलेगा, जिसे लेफ्ट साइड में लाके लिखूं तो x² प्लस 2xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये उन्हीं दो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मुझे मिली है जो हमने पहले फाइंड आउट किए थे मेथड नंबर 1 से। देखिए ये इक्वेशन देखने में थोड़ी आसान सी सिंपल सी लग रही है और जो पहले वाली इक्वेशन थी वो लग रहा होगा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ये। मगर आप देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमें रिलेशन मिलेगा वही सेम ये वाला रिलेशन होगा जो आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको फैक्टराइज करके एक्स और वाई में रिलेशन ढूंढना चाहेंगे, ये फैक्टराइज ना होगा तो डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले से अगर आपको इनको सेपरेट करके लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए चलो भाई इसको सेपरेट करके दो मुझे, तो ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। इसको एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लीजिए। इसको एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से समझ लेते हैं कि ये जो हमारे पास 2xy है इसमें x का कोफिशिएंट है 2y, ऐसे समझ लीजिए इसको। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b²। b² आ जाएगा हमारे पास 4y² -4ac, तो -4ac करूंगा तो 4y² और आ जाएगा अपॉन 2a ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये बना 8y², तो जिसको आप लिख सकते हो -2y प्लस -2√2
वाई अपॉन टू, टू कैंसल आउट करके यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये y भी कॉमन निकाल लीजिएगा, तो -1 प्लस माइनस √2 इंटू वाई, ये मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करके एक तरफ करके लिखेंगे तो वही रिलेशन आएंगे दो, जो आपको पहले सेपरेट इक्वेशंस मिल रही थी। अब कौन सा मेथड यूज करना ठीक रहेगा वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि आपको ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है कि आंसर सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ही दिया हुआ है, दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें अलग अलग नहीं चाहिए, हमें तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ही चाहिए, तो आप ये सेकंड मेथड यूज कीजिए जो भी बताया। अगर आपको दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन सेपरेट चाहिए, तो उस केस में आप चाहो तो पहले उसको पेयर ऑफ लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इस तरह से उसको सेपरेट कर सकते हो। एक्स और वाई के अंदर दो रिलेशन वहां से मिल जाएंगे, जो ये दो इक्वेशंस हमें मिलेंगी। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप उसको दोनों लाइंस की इक्वेशन को अलग अलग फाइंड आउट करके भी उसे दोनों लाइंस के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो पुराने फार्मूले का यूज करके जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारे पास तरीका है एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करने का। बाकी अगर दोनों लाइन के बीच में हमें एंगल पूछा है, ये दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल पूछा है, जैसे लाइंस हमारी थी 2x² -5xy -3y² इज इक्वल टू 0, तो मैं अगर दोनों लाइन के बीच में एंगल पूछा है या लाइन की स्लोप पूछी, तो अगर आप चाहो तो इसको लाइन की इक्वेशन को अलग अलग फाइंड आउट करके भी स्लोप बता सकते हो, और वो जो फार्मूला था हमारा tan थीटा वाला वो भी आप इसमें अप्लाई करना चाहो तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। 2√h² - ab अपॉन a प्लस बी, इस फार्मूले से भी आप सीधा सीधा एंगल बना सकते हो, स्लोप ढूंढ के भी एंगल बता सकते हो, लाइन की इक्वेशन को सेपरेट करके भी ये काम किया जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं लाइंस में इस केस में एंगल बताने के। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25/4, क्योंकि h की वैल्यू है 5/2, माइनस ए बी करूंगा तो +6 अपॉन ए प्लस बी करूंगा तो 5। तो ये हमें देखिए सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा 2 इंटू √49 दैट इज 7, और नीचे हमारे पास a प्लस बी, सॉरी, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1, -1 आएगी वैसे तो, मगर मोड है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू 7। तो tan थीटा 7, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 7, इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप स्लोप से ढूंढो चाहे लाइन की इक्वेशन को सेपरेट करके फाइंड आउट कीजिए।